नमस्कार बच्चों। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गोलीय लेंसों द्वारा बिंब का प्रतिबिंब निर्माण। उसमें हमने जो है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण सीख लिया था जो 6 स्थितियों में था। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अवतल लेंस द्वारा बिंब से प्रतिबिंब निर्माण। देखो बच्चों, आपने दर्पण के केस में पढ़ा था, जो आपका उत्तल दर्पण था उससे प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बन रहा था। ठीक उसी की तरह अवतल लेंस भी जो है प्रतिबिंब का निर्माण करता है। आपने दर्पण के केस में पढ़ा था, पहला क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा था जब बिंब अनंत पर होता है। ठीक है, जब बिंब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसका आकार कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसके बारे में समझना है। तो बच्चों पहले चित्र बनाएंगे, ठीक है। उस चित्र के बाद फिर हम जो है आपको इन स्थितियों को लिखेंगे आपके लिए, ठीक है। आपको पता है कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस हो गया। और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, एक काल्पनिक रेखा है जो प्रकाशिक केंद्र O हो गया। आपको पता होता है कि अनंत पर कोई बिंब होगा तो वहाँ से आने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, दोनों प्रकाश किरणें, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकाश किरणें आ गई आपकी। ये एक प्रकाश किरण ये होगी, एक प्रकाश किरण ये होगी। इस प्रकार से अनंत से आ रही हैं ये प्रकाश किरणें, ये ठीक है। अब ये अपवर्तित होंगी बेटा, कहाँ की ओर अपवर्तित होती हैं? बाहर की तरफ। आपने देखा है, ये पहले ही पढ़ा है, ठीक है ना। इस प्रकार से अपवर्तित हो रही है, देखिए। अब देखो, अपवर्तित प्रकाश किरण जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का बिंदु A बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ की ओर जा रही है, ये यहाँ की ओर जा रही है। इनके बीच की चौड़ाई क्या हो रही है? लगातार बढ़ते जा रही है। क्या ये इस यहाँ क्या कहते हैं, दाईं ओर, यानी आपका जो लेंस है, लेंस से जो राइट हैंड साइड में है, यहाँ तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। ये जो है इनको हम जब पीछे हटाएंगे, ठीक है, इनको हम जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस प्रकार से, ये यानी पीछे को आती हुई जो प्रतीत हो रही है ये प्रकाश किरण है, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से जहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है ना। यानी ये इस बिंदु पर, ये ठीक है ना। तो इस बिंदु, मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। और ये जो बिंदु होता है ये होता है आपका मुख्य फोकस पर, ये मुख्य फोकस का बिंदु है, ठीक है ना। आपने अवतल लेंस का मुख्य फोकस पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत हो रही है, देखो यहाँ से डॉटेड लाइन है, प्रतीत हो रही हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष का वह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। पढ़ा है ना। तो इसी मुख्य फोकस पर जो है प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। और प्रतिबिंब बनता कैसा है, ठीक है कि नहीं? अब ध्यान रखना, अब प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बनता है, उसका बहुत छोटा आकार होता है, बिंदु के समान आकार देख रहे हैं आप ये। अब उसकी प्रकृति कैसी होती है? आभासी प्रतिबिंब बनता है आपका। यहाँ पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब आभासी, देखिए ये, ठीक है ना। इसका मतलब ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है ना। तो सीधा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है।
और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये पता है आपको, ठीक है ना। तो लिखना है प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंब से बहुत छोटा, कोष्टक में लिख देना बिंदु साइज, बिंदु साइज, और उसकी प्रकृति कैसी है, सीधा एवं आभासी प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। अब दूसरी स्थिति इसकी होती है, ये पहली स्थिति आपके सामने आ गई है, दो ही स्थितियां होती हैं, आपने दर्पण के केस में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में आपने पढ़ रखा है, एक जब बिंब अनंत पर होता है, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में होता है। यहाँ तो ध्रुव है नहीं, यहाँ क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो अब दूसरी स्थिति क्या है, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब बिंब होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसको समझेंगे। अब दूसरा हो गया, जब बिंब अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, चित्र के बाद समझेंगे। ये हो गया आपका अवतल लेंस, उसका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका उसका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। यहाँ पर कहीं जो है इसका हमने मुख्य फोकस बना दिया, ठीक है। मुख्य फोकस आपके दो होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी, ठीक है ना। हम सिर्फ लेफ्ट वाले को ले रहे हैं। अब देखो बिंब जो है अनंत, कहीं यहाँ कहीं अनंत है, यहाँ पर जो है प्रकाशिक केंद्र है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी है, हमने समझ लो यहाँ पर रख दिया ये, ठीक है बेटा। चित्र को अच्छी तरह से समझना, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या होता है, एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, ठीक है ना, ये आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से निकलती है ये, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण जो है प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है, इस प्रकार से ये। अब जो मुख्य अक्ष के समांतर निकली हुई थी, ये प्रकाश किरण अपवर्तित होकर के ऐसा लगता है कि कहाँ से निकल ली है, मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से निकलती है आपकी ये। समझना है बेटा, यहाँ से इस प्रकार से अपवर्तित हुई और ऐसा लगता है कि ये कहाँ से निकल ली है, मुख्य फोकस से निकल ली है, इस प्रकार से ये, ठीक है कि नहीं। और ये जहाँ से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, जहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण और ये जो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर बिंदु A डैश है, ठीक है ना। और यहाँ जो बिंब था ये AB बिंब था, और इस A डैश बिंदु को मुख्य अक्ष के साथ लंबवत मिलाते हैं इस प्रकार से ये, ठीक है ना। और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु B डैश कहलाता है। इस प्रकार से बिंब AB का A डैश B डैश प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो गया है। और यह प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा है देख लीजिए, ये इस लेंस का मुख्य फोकस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, इन दोनों के बीच में आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो रखा है, ठीक है। अब आकार देख लीजिए,
आपका बिंब है, बिंब का आकार देख लीजिए, प्रतिबिंब का आकार देख लीजिए। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बिंब के आकार से छोटा है। अब उसकी प्रकृति भी देख लीजिए, प्रकृति कैसी है उसकी, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बना हुआ है, सीधा प्रतिबिंब है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है क्योंकि प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र O व मुख्य फोकस के बीच में बिंब से छोटा, सीधा व आभासी प्राप्त होता है। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपको अभी मैंने अवतल लेंस द्वारा बिंब से प्रतिबिंब निर्माण सिखाया। चित्र को अच्छे से बनाना सीखो। ये दो ही स्थितियाँ हैं इसमें, इनको याद कर लो अच्छी तरह से। ठीक है। तो इसके बाद अगला टॉपिक होता है आपका लेंस सूत्र व आवर्धन। ठीक है कि नहीं। अब जिस प्रकार से आपने दर्पण के केस में क्या पढ़ा था, दर्पण सूत्र पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से अब हम जो है लेंस के केस पर क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र पढ़ेंगे। ये अपवर्तन के केस पर है, वो परावर्तन के केस में था। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना। तो चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये आपका एक लेंस है, उत्तल लेंस आपको पता है, प्रकाशिक केंद्र O हो गया। इसका जो है मुख्य फोकस F1 यहाँ पर है, ये क्योंकि पहला अपवर्तक पृष्ठ है तो ये F1 है उसका। ठीक है ना। और यहाँ पर हमने जो है इसका C1 कर दिया, यहाँ पर F2 कर दिया और यहाँ पर जो है C2 कर दिया। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान देना, सारी दूरियां लगभग कहाँ से मापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाती हैं। यहाँ पर कोई बिंब था समझ लो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बिंब आपका AB है। ठीक है ना। इस AB बिंब की जो है प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी होती है, इसको स्मॉल u के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो फोकस दूरी है, ये इसको स्मॉल f के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद जो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, जो क्या होता है इसका प्रतिबिंब बनता है। अब देखो बिंब कहाँ पर है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है आपको पता है, कहीं यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है ना। और यहाँ पर जो इसकी प्रतिबिंब दूरी होगी, इसको स्मॉल v के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है। और जो वक्रता त्रिज्या होती है ये, ठीक है, इसको जो है कैपिटल R के द्वारा निरूपित कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना है, लेंस सूत्र है क्या, जो आपकी जो लेंस द्वारा बनने वाला जो बिंब होता है, बिंब का जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है ना, उसमें जो बिंब है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों का जो आपस में संबंध होता है, ठीक है कि नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लेंस सूत्र। ठीक है ना। तीनों का जो आपस में संबंध है, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, ठीक है कि नहीं, इन तीनों का आपस में जो संबंध है वही लेंस सूत्र कहलाता है। मैं ज़्यादा इसमें थ्योरी लिखूंगा नहीं, आप लोग लिखेंगे इसको, इसके द्वारा निरूपित करते हैं, इसको जो है फोकस दूरी को स्मॉल f के द्वारा निरूपित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को जो है स्मॉल u के द्वारा निरूपित करते हैं, और जो वक्रता त्रिज्या होती है इसको कैपिटल R के द्वारा निरूपित करते हैं। इन तीनों का यानी बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, तीनों का जो है जो आपस में एक संबंध होता है। ठीक है ना। और वह संबंध जो है जिस सूत्र के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, उसी सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। दर्पण के केस में आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ रखा है।
ठीक है ना। थोड़ा लेंस सूत्र में क्या है, थोड़ा दर्पण से थोड़ा चेंज है, ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना इतना बस। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जो है आपका क्या हो गया है, लेंस सूत्र है। और ये किसके लिए है, फोकस दूरी के लिए, आपको पता है फोकस दूरी के लिए, ठीक है। अब जब हमको क्या दिया होगा, जब हमको बिंब दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब दूरी दे रखी है और हमने क्या निकालनी है, फोकस दूरी निकालनी है, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब इस सूत्र से हम जो है बिंब दूरी के लिए भी सूत्र निकाल सकते हैं, इस सूत्र से जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी के लिए भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो चलो हमने क्या निकालनी है, प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। 1/v इज इक्वल टू, पक्षांतर करेंगे हम इसमें, 1/f प्लस 1/u, ये जो है प्रतिबिंब दूरी के लिए हो गया, प्रतिबिंब दूरी के लिए, ठीक है। और अगर हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है बिंब दूरी निकालनी है, तो उसके लिए सूत्र क्या बनता है, माइनस, अब देखो माइनस का चिन्ह इसके साथ ऑलरेडी है, वो तो वही रहेगा ही रहेगा, माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस होगा, माइनस 1/v, ये सूत्र बन जाता है बेटा। ये किसके लिए हो गया, बिंब दूरी के लिए, बिंब दूरी के लिए। अब बिंब दूरी के लिए दूसरा सूत्र भी बन सकता है, यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड, अब चिन्ह यहाँ पर माइनस लग रहा है ना आपको, यहाँ थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ इस राइट हैंड साइड को दोनों को क्या कर देंगे हम, माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ जो है इसका चिन्ह माइनस होता था, इसका प्लस हो जाता है, ठीक है ना। और सूत्र क्या बनेगा उसका, 1/, दोनों पक्षों को, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, LHS व RHS को ऋण से गुणा करने पर, आपने मैथ पढ़ी हुई है उसमें आप देखते होंगे, ये माइनस चिन्ह पहले से ही है, हमने क्या कर दिया, इसको माइनस से गुणा कर दिया, चिन्हों को गुणा कर रहे हैं हम मात्र, ठीक है। तो अब क्या है, 1/f माइनस 1/v, इसको हम होल करके माइनस चिन्ह, माइनस से गुणा करें या अलग अलग फिर होल को करेंगे तो क्या होगा, एक इसको भी गुणा करना पड़ेगा, इसको भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका जो प्लस चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा, इसका जो माइनस चिन्ह है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, 1/u इज इक्वल टू, अब ये प्लस है ये माइनस हो गया, क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 1/f। अब माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, 1/v, ये सूत्र बन गया, ठीक है ना। अब आपको और अटपटा लग रहा है, यहाँ माइनस लग रहा है, तो इसको क्या कर लेंगे, इन दोनों को हम चेंज कर लेते हैं, दाएं बाएं कर लेंगे, ठीक है ना। 1/u इज इक्वल टू क्या होगा, 1/v माइनस 1/f, 1/v माइनस 1/f, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से जो है प्रतिबिंब दूरी के लिए ये सूत्र भी आ सकता है, ये सूत्र भी आ सकता है, इस सूत्र को भी आप रख सकते हैं, सॉरी बिंब दूरी के लिए, ठीक है ना। बिंब दूरी के लिए इस सूत्र को भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, ठीक है ना। आपकी बुक में अधिकतर ये सूत्र दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ से ये सूत्र कैसे प्राप्त हुआ मैंने अच्छी तरह से आपको ऋणात्मक चिन्ह द्वारा गुणा करके बता दिया है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, आपका लेंस सूत्र हो गया। इस लेंस सूत्र से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे आने वाले हैं, ठीक है ना, उनको हम हल करेंगे। अब दोनों लेंसों के लिए, उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, दोनों के लिए यही सूत्र हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लेंस अलग अलग हैं तो उनके लिए सूत्र अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पर क्या करना है, चिन्ह परपाठी का ध्यान रखना है, ठीक है ना। उत्तल लेंस होगा तो फोकस दूरी को प्लस में लेंगे और अवतल लेंस होगा तो फोकस दूरी को माइनस में लेंगे, इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो आपकी जो बिंब दूरी होती है उसको हमेशा माइनस में रखते हैं, और जो प्रतिबिंब दूरी होती है, ठीक है ना, प्रतिबिंब जो है
कहाँ बन रहा है, अगर राइट हैंड साइड में बनता है तो प्लस में आता है, लेफ्ट हैंड साइड में बनता है तो माइनस में आता है, ठीक है ना। पर बिंब दूरी हमेशा काहे में रहेगी, माइनस में रहेगी। यू का मान हमेशा माइनस में रहेगा। और एफ का मान मैंने बता दिया है, उत्तल लेंस के लिए प्लस में आता है और अवतल लेंस के लिए माइनस यानी ऋण में आता है, ठीक है, इतना ध्यान देना। अब दूसरा आता है आवर्धन बेटा। आवर्धन क्या है उसको भी समझना है। ये आवर्धन क्या है इसको समझना है, ठीक है। अब जो ये लेंस होता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन समझना अच्छी तरह से। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ही भांति, अब जैसे गोली दर्पण थे, गोली दर्पणों द्वारा जैसे हमने आवर्धन निकाल रखा था, उसके लिए क्या सूत्र था हमारा, उसके लिए सूत्र हमारे पास था कि जो उसमें कैसे निकलता था, उसमें ऐसे निकलता था कि क्या कहते हैं, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है तथा जो बिंब की ऊंचाई होती है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही आवर्धन कहलाता है। आपने पढ़ रखा है वहाँ दर्पण के केस में, ठीक है ना। जो दर्पण का जो आवर्धन होता था, प्रतिबिंब ऊंचाई व बिंब ऊंचाई का अनुपात दर्पण का आवर्धन कहलाता है, आपने पढ़ा है। तो ऐसे ही लेंस में भी होता है, ठीक उसी प्रकार जो है लेंस में भी क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है, ठीक है ना। आपका जो प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई, ठीक है ना, समझ लो प्रतिबिंब यहाँ था ये, ठीक है, ये प्रतिबिंब ऊंचाई को हमने क्या कर दिया, एच डैश के द्वारा निरूपित किया, और जो बिंब ऊंचाई से क्या बोला, एच बोला, ठीक है ना। इस ऊंचाई और इस ऊंचाई का जो अनुपात होता है वही आवर्धन कहलाता है। किसका, लेंस का, दर्पण के केस में दर्पण का, ठीक है ना। और उस आवर्धन को जो है हम स्मॉल m द्वारा निरूपित करते हैं। तो सूत्र क्या बनता है, आवर्धन m इज इक्वल टू प्रतिबिंब ऊंचाई बट्टे बिंब ऊंचाई, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब ऊंचाई को कहाँ से दिखाते हैं, एच डैश से दिखाते हैं, एच डैश, और बिंब ऊंचाई को एच से, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बना सूत्र, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये सूत्र बना आवर्धन का, एक पहला समीकरण हो गया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आवर्धन के लिए, ठीक है ना, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन के लिए कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, जो आपका जो प्रतिबिंब ऊंचाई है, इस प्रतिबिंब ऊंचाई की जगह हम जो है प्रतिबिंब दूरी रख सकते हैं, ठीक है ना। और जो ये बिंब ऊंचाई है, बिंब ऊंचाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, बिंब दूरी रख सकते हैं, ठीक है, से संबंधित होता है, ठीक है कि नहीं। अब आपका जो ये प्रतिबिंब ऊंचाई है, यह जो है किससे संबंधित होता है, प्रतिबिंब दूरी से संबंधित होता है। और जो बिंब ऊंचाई है इसको हम जो है किससे संबंधित कर सकते हैं, बिंब दूरी से संबंधित कर सकते हैं। इसको लिखना है आपने, ठीक है ना। आवर्धन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्रतिबिंब ऊंचाई के लिए प्रतिबिंब दूरी व बिंब ऊंचाई के लिए बिंब दूरी रख सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे कंडीशन में आवर्धन m बराबर क्या होता है, यहां ध्यान देना, आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाता है आपका प्रतिबिंब दूरी बट्टे बिंब दूरी, ठीक है ना। यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी को कैसे दिखा रखा है, v से दिखा रखा है, v अपॉन, और आपकी बिंब दूरी क्या है, u है, देख रहे हैं आप ये u, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ये समीकरण क्या बन गई आपकी, 2 होगी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, समीकरण 2 में समीकरण m का मान समीकरण, यहाँ ध्यान देना, समीकरण 2 में m का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। तो एक डेरिवेशन टाइप की बन रही है आपकी ये, समीकरण 2 में m का मान
समीकरण 1 से रखने पर, क्योंकि यहाँ आवर्धन दोनों तो एक ही चीज़ है ना, यहाँ m का मान जो है ये है और यहाँ m का मान ये है, इसलिए हम समीकरण 2 में जो है m का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। तो क्या बनता है आपका h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। ये भी आपका क्या निकल गया है, ये समीकरण आपकी तीसरी निकल गई है बेटा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब हमको क्या दिया होगा, अगर हमको जो है प्रतिबिंब का क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है, बिंब की ऊंचाई दे रखी है, और हमने आवर्धन निकालना है, तो हम इस सूत्र के द्वारा हम आवर्धन क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। और कभी कभी हमको क्या दे रहेंगे, हमको सिर्फ यही दूरियां दे रखी हैं, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, तो उसके हिसाब से बोलेंगे कि आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आवर्धन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। और कभी कभी हमको जो है क्या दिया होगा, आपके बिंब का आकार दिया होगा, ये दूरियां हम निकालेंगे। ठीक है ना, और हमने ये दूरी यानी ये ऊंचाई निकालनी होगी, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी होगी, करेक्ट कितनी है करके, तो उसके लिए ये सूत्र आपका होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, m का मान कैसा होता है, क्या होता है, उसको भी समझना है। m का मान क्या बताता है। ठीक है ना, यदि m का मान क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है ना, m का मान जब क्या होता है, 1 से कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब और बिंब में क्या संबंध होता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, जब m का मान 1 से कम होता है, ठीक है कि नहीं, सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, 1 अधिक है m से, यानी क्या है, m का मान क्या है, 1 से कम है, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा होता है, ध्यान रखना। प्रतिबिंब बिंब से छोटा होता है। ठीक है। अब जब m का मान जो है 1 के बराबर होता है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। ठीक है ना, ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब और बिंब, ठीक है कि नहीं, प्रतिबिंब और बिंब, यानी ये जो आपका जो प्रतिबिंब है और ये बिंब है, ऐसी कंडीशन में दोनों समान आकार की होती हैं, ध्यान रखना। प्रतिबिंब व बिंब दोनों समान आकार के होते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब m का मान 1 से अधिक होता है। ठीक है कि नहीं, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होगा, पहली वाली कंडीशन का उल्टा, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है। ठीक है ना, आकार के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब दूसरा, m का मान प्लस और माइनस होता है, तो क्या होता है। ठीक है ना, अब m का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना, जब m का मान काहे में आता है, प्लस में आता है। ये मैंने क्या बोला, जब m का मान काहे में होता है, प्लस में होता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब की प्रकृति पता चलती है। प्रतिबिंब की प्रकृति पता चलती है, कैसी प्रकृति होती है, यानी अब यहाँ पर ध्यान देना, अब जो ये m का मान अगर प्लस होता है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है ना, यहाँ बनता है तो ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ बनता है तो यहाँ भी क्या होगा, ऊपर की ही तरफ बनेगा। ठीक है ना, तो अब जब क्या कहते हैं, प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बन रहा है, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ बन रहा है, तो क्या इसका मतलब सीधा प्रतिबिंब है। ठीक है ना, तो प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा व आभासी होती है, आभासी होती है। ठीक है ना, अब जब m का मान माइनस में आता है, ठीक है ना, प्लस भी हो सकता है, बोला मैंने, आप क्या बोला, माइनस भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है, नहीं, प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा
वह वास्तविक होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने सारी स्थितियां आपके लिए बना के रख दी हैं ये। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अंत वाला समझ लें एक बार, माइनस में जब होता है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनता है ये। ठीक है ना, यहाँ बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा, यहाँ बनेगा तो मुख्य अक्ष से नीचे की ही तरफ बनेगा। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में m का मान कायम होगा, माइनस में होगा। आपने चिन्ह परिपाटी में पढ़ रखा है, जब प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनता है तो उसका क्या कहते हैं, चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पता है आपको, माइनस में रखते हैं, इसलिए माइनस में रखा है। और मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनता है तो इसका मतलब क्या है, वो उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। बात समझ में आ गई ना बेटा? तो इस प्रकार से आवर्धन से संबंधित चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दी हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको जो है इस लेंस सूत्र और आवर्धन से संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? तो आपको मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। अगले वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग घर में नहीं पढ़ रहे हैं। मैं बार बार आपको वीडियो के अंत में कहता हूं कि घर में पढ़िए, जो आपके पास समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को मेरे से पूछिए, पर आप लोग कोई नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये जो पाठ आपको यहाँ से पढ़ा दिया गया है एक बार विद्यालय में, इसको मैं पढ़ाने को तो पढ़ाऊँगा, ठीक है कि नहीं, पर बड़ी स्पीड में पढ़ाएंगे हम इसको। ठीक है ना, क्योंकि हमने पूरी अच्छी तरह से यहाँ आपको अच्छी तरह से क्या कर दिया है, समझा दिया है। ठीक है ना, और इस पार्ट को मैं अधिकतर आपसे पूछूंगा। ठीक है, सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? जो यहाँ पढ़ा दिया जा रहा है विद्यालय में अच्छी तरह से आपसे पूछा जाएगा, और सारे के सारे नोट्स आपके देखे जाएंगे फेयर कॉपी में। इसलिए अब सभी काम जो है आपने फेयर कॉपी में करना है। पहले रफ में कर लो एक बार, ठीक है ना, वीडियो को देखते हुए पहले रफ में करना है, उसके बाद फिर उसको फेयर करना है। ठीक है ना, और सुंदर हैंड राइटिंग में काम करना है। कहीं पर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को आप पूछिए। कई बार बोल दिया है, रोज़ बोलता हूँ कि समस्याओं को पूछिए, कोई नहीं पूछता है। एक भैया पूछ रहे थे पिछले दिन, उनको मैंने जो है हल करके दिया फिर प्रश्न। ठीक है ना, नरेश भैया, ठीक है नहीं, इसी प्रकार से सभी लोग पूछें जैसे उनने पूछा। ठीक है कि नहीं, ध्यान रखना फिर इतना।